हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। हमारा ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आप लोगों को ये कोर्स बहुत पसंद आया होगा। जो भी बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं उनके लिए ये कोर्स काफ़ी यूज़फुल होगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि ब्रिज कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो मैं वेक्टर काइनेमेटिक्स के साथ करता था, बट इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चूंकि 10वीं के बोर्ड में अभी कुछ समय है, तो अगर आप बच्चे उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ब्रिज कोर्स के बाद आप लोग वेक्टर अलजेब्रा कर सकते हो, जो कि फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत सारे बच्चे जिनका वेक्टर वीक रह गया हो, जो कि अभी 12th में जा रहे हों, उनके लिए भी ये कोर्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है। वो भी बिल्कुल बेसिक से वेक्टर सीख सकते हैं और जो उनका प्रॉब्लम फिजिक्स में है वो कुछ ना कुछ तो कम जरूर होगा। तो एज प्रॉमिस्ड अर्लियर, आज से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा नाम आप लोगों ने 9th-10th में सुना भी होगा, वेक्टर। ठीक है। हमारे आसपास हम लोग रोज अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी को इनकाउंटर करते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और बहुत सारा। इन फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली आपके लेवल पे तो बिल्कुल दो ही तरीके से बांटा गया है। जो बच्चे टेंसर का नाम सुने हो तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल भूल जाएं। आपके लेवल पे टेंसर का कोई उपयोग नहीं, और टेंसर इतना आसान टॉपिक नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो आपको टेंसर से डील करना होगा फर्स्ट ईयर में, फिर आपको समझ में आएगा कि टेंसर इतना आसान नहीं है ना। असल में वेक्टर और स्केलर भी टेंसर के ही टाइप है, तो हम उस पर बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होंगे, वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। बात खत्म। फालतू का दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जेई का सिलेबस हो या नीट का सिलेबस हो, सिर्फ दो ही क्वांटिटी की बात करेंगे, वेक्टर और स्केलर। अब बात आता है कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। तो पहले हम उस नज़रिए से, उस तरीके से बात करते हैं जो आपने 9th-10th में पढ़ा है। आप लोग जानते हो कि आप बोलते हो कि सर स्केलर की अगर बात करें तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। और इसके बारे में बोलते हो कि सर जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर बोलेंगे। सिंपल सा फंडा है ना, जो 9th-10th में अभी पढ़े हो, या आप लोग 9th-10th में पढ़े हो। ठीक है। फिर आपके सामने एक सवाल रख दिया जाता है कि देख भाई, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने पे क्वांटिटी वेक्टर हो जाता है तो करंट, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट फिर भी हम इसको वेक्टर क्यों नहीं बोलते हैं। और कुछ टीचर एक ऐसा शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए आपके लेवल पे, और वो बोल देते हैं कि करंट ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, करंट टेंसर है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपके लेवल पे करंट की अगर जब भी बात होगी तो ये स्केलर है, बात खत्म। कोई दिक्कत? फिर सवाल आता है कि सर क्यों, करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है।
बट ये फिर भी स्केलर है। और फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर अगर किसी स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन लगा दें तो क्या वो वेक्टर बनेगा? फिर एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये वेक्टर और स्केलर क्या हम डिसाइड करते हैं? कि चलो आज नाम रख दिए कि भाई डिस्टेंस स्केलर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया, है ना, मास स्केलर हो गया। क्या ये हम डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ कैटेगराइज करते हैं? दोनों में डिफरेंस है। एक तो हम डिसाइड किए कि नहीं ये है वेक्टर है, हम बोले तो वेक्टर है, और एक चीज है कि हमने उनकी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी नेचर में और उसके अनुसार उसको क्लासिफाई करा। देयर इज ए डिफरेंस, है ना। तो आज हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे बारी बारी से कि भाई क्या वेक्टर और स्केलर हम बोल देते कि देख आज से तू वेक्टर, आज से तू स्केलर, या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर हो जाता है तो करंट वेक्टर क्यों नहीं? हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वेक्टर को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखोगे, है ना। तो यहां तक की कहानी में जो जो चीजें आपको समझ में आई हैं और बहुत सारी बातें जो मैं बोलता चला गया समझाने के क्रम में, लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा, उनको भी आप अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो। यही होता है प्रॉपर तरीका नोट्स बनाने का। और अगर आप बोलोगे तो हम एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना के आपको बताएंगे कि हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, एक प्रॉपर नोट्स, एक अच्छा नोट्स कैसे बनता है। तो पहले तो यहां तक की बातों को नोट डाउन करो, और साथ में मैंने कुछ और बातें बताई कि करंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने पे भी स्केलर क्यों है, क्या हम डिसाइड करते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर होगा या स्केलर होगा, क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है कि और कुछ जानने की जरूरत है ना। इन सारे सवालों को नोट डाउन करो, फिर हम इन पे बात करें। तो जल्दी से नोट डाउन करो। थोड़ा सा वेक्टर स्केलर से हटके एक छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे जिस पे खूब डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे होंगे। अभी बस एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी, तो जब आप उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो, मैग्नीट्यूड मतलब कितना, है ना, जब आप उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो तो वो मैग्नीट्यूड दो पार्ट से बना होता है। चाहे देखो मास है तो मास आप कैसे लिखोगे, ये स्केलर या वेक्टर कोई भी हो, कोई भी क्वांटिटी, जब हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड दो पार्ट से बना होता है। क्या? अगर जैसे मास लिखते हो 2 kg, ध्यान से सुनो, ठीक है, इस दो पार्ट में ये वाला पार्ट कहलाता है न्यूमेरिक वैल्यू, और ये वाला पार्ट कहलाता है यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को आप लिखोगे तो उसमें दो पार्ट होगा। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, स्केलर है, अभी उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, मॉड क्यों दिखा रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, जब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ये होगा 2 मीटर पर सेकंड, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। 2 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, मीटर पर सेकंड क्या है? यूनिट, एक स्टैंडर्ड जिससे हम कंपेयर करते हैं। इस पे बात करेंगे हम लोग खूब डिटेल। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात आपने क्लास 10th में पढ़ी हो, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग जनरली ऐसे बी से डिनोट करते हैं, देखा होगा आपने, है ना, या सिंपली ऐसे बी से डिनोट कर सकते हैं। तो बी लिखोगे जैसे 20 टेस्ला, तो 20 क्या है आपका न्यूमेरिक वैल्यू, और टी क्या है? टेस्ला। ये जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, ध्यान से सुनना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली बताता है कितना,
अगर रफ लैंग्वेज में बोले, साधारण भाषा में बोले, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली बताता है कितना मास है, कितनी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है ना। ये जो कितना वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और जब भी मैग्नीट्यूड आएगा तो ध्यान रखना, चाहे वो वेक्टर हो या स्केलर, ठीक है। जब भी हम मैग्नीट्यूड लिख रहे होंगे तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। क्या होगा? न्यूमेरिक वैल्यू, और एक होगा यूनिट, ठीक है। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। वन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड अनदर इज यूनिट। और इस वाले पार्ट पे हम लोग खूब डिटेल में बात करेंगे जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हो, इट हैज टू पार्ट्स, वन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड अनदर इज यूनिट। यूनिट इज बेसिकली स्टैंडर्ड जिससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, मास। एक वेइंग जो आपके पास होता है आयरन का बना हुआ, लोहे का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? बटखरा, लोकल लैंग्वेज। उससे आप कंपेयर करते हो बेसिकली। अगर इसका 2 गुना है, अगर ये 1 kg का बोल्ड है, अगर ये स्टैंडर्ड 1 kg का है, तो अगर 2 गुना मास है तो बोलेंगे 2 kg, इसका 3 गुना मास है तो 3 kg। ये कंपैरिजन, ठीक है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बस आपको इतना बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का 2 पार्ट होगा, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। चाहे वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो या स्केलर का मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड बताएगा कितना, ठीक है। तो नोट डाउन करो यहां पर। फिर एक बात जो बार बार आप लोग बचपन से सुनते आए हो कि वेक्टर का डायरेक्शन होता है, वेक्टर का डायरेक्शन होता है, वेक्टर का डायरेक्शन होता है। भाई इस डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है ना, इस डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है। और जो डेफिनेशन वेक्टर और स्केलर का हमने पढ़ा था, अगर वो कंप्लीट है तो वो करंट स्केलर कैसे है, इसका जवाब क्यों नहीं है मेरे पास। तो आज हम थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये बताने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर स्केलर का जो एक कंप्लीट डेफिनेशन आपके लेवल पे होना चाहिए, ताकि आप ये भी बता सको कि करंट स्केलर क्यों है, आपके पास एक जवाब हो, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। तो बिल्कुल 2 बेसिक क्वांटिटी से बात शुरू करते हैं। 2 बेसिक क्वांटिटी जिसको आप रोज देखते हो, रोज महसूस करते हो, है ना, और जो आप आसानी से अपने चारों तरफ एक्सपीरियंस कर सकते हो, और जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। जैसे एक क्वांटिटी है मास, और आप बोलते हो कि सर ये स्केलर है। क्या है? स्केलर। और एक क्वांटिटी जिसको आप जानते हो वो है डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप लोग बोलते हो कि ये वेक्टर, ठीक है। फिर बाद में साथ में लगे हाथ इस पे भी बात कर लेंगे। एक और क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, और हम लोग बोलते हैं कि ये स्केलर है ना, ये स्केलर। समझने की कोशिश करेंगे सिंपल एग्जांपल से कि ये डायरेक्शन 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 जो आप चिल्लाते हो, क्या मतलब है इसका। ध्यान से बताता हूं। जो सिंपल अलजेब्रा आज तक आप पढ़ते आए हो, वो अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केलर अलजेब्रा, जिसमें आप जानते हो कि अगर 2 में 3 जोड़ दें तो क्या आएगा, तो सर 5 आ जाएगा। 4 में 3 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
ये अलजेब्रा बचपन से आज तक आप पढ़ते आए और इस सिंपल अलजेब्रा को हम लोग बोलते हैं स्केलर अलजेब्रा। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। ये जो सिंपल सी गणित आप बचपन से पढ़ते आए हो, है ना, इस अलजेब्रा को बोलते हैं स्केलर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? स्केलर अलजेब्रा। और जो फिजिकल क्वांटिटीज इसी की तरह बिहेव करते हो, जिनको जोड़ने घटाने के लिए आपको अलग से कुछ स्पेशल टेक्निक आने की जरूरत नहीं होती है, वो स्केलर कहलाते हैं। एक ये पार्ट है जो आप मिस करते हो। बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वो सिंपली इस अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसको हम स्केलर बोलते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाते हैं। स्केलर का फुल डेफिनेशन आप ऐसे लिखो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग only magnitude and follows scalar algebra are called scalar quantity। ये वाला पार्ट आप मिस कर रहे हो। अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम आज के दिन ऐसे ही मूड कर गए। ये जो डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है कि हम लोग अब बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन इन वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, क्या है ये? क्यों बार बार आप बोलते हो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है? लगा दो ना, डायरेक्शन नहीं है तो, है ना, जिसमें नहीं है उसमें भी लगा दो और बोल दो आज से वेक्टर हो गया। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो उस पर सोचने की कोशिश करें। मान लो आज के दिन हम बोलते हैं कि मास को वेक्टर बनाते हैं, मास को वेक्टर बनाते हैं, है कि नहीं है वो चेक करते हैं। हम बोलते हैं कि चलो मास में डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है, कोशिश करते हैं सोचने। तो ऐसा करो, मान लो आपके घर से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दुकान है, यहां से 4 kg चीनी लेके आना और घर पे रख देना, ठीक है। और 3 kg चीनी इधर किसी दुकान से लेके आना, किसी रास्ते से ऐसे चलते फिरते, और यहां लेके रख देना, ठीक है। आप जब उसको सिंपल सा वेइंग मशीन हर किसी के घर पे आजकल होता है, उस पर मेजर करोगे तो विल गेट 7 kg, यू विल गेट 7 kg, ठीक है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मास में आप जबरदस्ती डायरेक्शन को ठूस दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। इसी तरह 4 kg चीनी अब इधर से लेके आना और 3 kg चीनी इधर से लेके आना, ठीक है। फिर से उस वेइंग मशीन पर डाल के देखना 7 kg आएगा, ठीक है। अब की बार ऐसा कोशिश करना कि 4 kg चीनी इधर से लाना और 3 kg चीनी भी इधर से लाना, और फिर वेइंग मशीन पे रखना, देखना 7 kg आएगा। क्या आएगा? 7 kg, 7 kg। मतलब अलग अलग डायरेक्शन से उसी मास को लाके रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मास सेम सेम सेम। मतलब ये जो मेरा सिंपल गणित था बचपन में जो पढ़े थे कि 4 और 3 मिलके क्या बनाता है, तो 4 और 3 मिलके 7 बनाता है, हमेशा का हमेशा क्या बना रहा है?
साथ बना रहा, सिंपल मैथमेटिक्स जो फॉलो हो रहा, जो सिंपल गणित आज तक फॉलो हो रहा था वही हो रहा, और इसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि नहीं? मतलब इसके लिए क्या आपको किसी अलग तरह के गणित बनाने की जरूरत पड़ी क्या, कि जो गणित बचपन से पढ़ते आए हो उससे काम चल रहा? तो सर जो गणित बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उससे मेरा काम चल रहा, मजे में चल रहा है ना। ऐसे भी सोच सकते हो 7 kg चीनी था, 3 kg हटा दिए तो ये हमेशा क्या बचेगा, 4 kg। जो सिंपल गणित हम लोग पढ़ रहे थे वही यहां पे भी काम कर रहा। 3 kg लेके इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो मास है, जो ये फिजिकल क्वांटिटी मास है ना, वो कैसे जुड़ रहा, या उसको जोड़ने घटाने के लिए क्या किसी खास गणित की जरूरत हो रही है आपको, कि जो मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा आपने बचपन से पढ़ा उससे काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। इसीलिए मास स्केलर है, वो स्केलर है, इसीलिए हमने उसको स्केलर की तरह कैटेगराइज करा। हमने उसको स्केलर नहीं बनाया, ये याद रखना। मास स्केलर था प्रॉपर्टी वाइज, तो हमने उसको कैटेगराइज करा एज स्केलर। आई हैव नॉट डिसाइडेड दैट मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? और हम आपको दिखाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को आखिर हमने वेक्टर में क्यों कैटेगराइज करा, और क्यों डिस्प्लेसमेंट जैसे और क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए एक बिल्कुल अलग ही अलजेब्रा की जरूरत हुई। बिकॉज दिस स्केलर अलजेब्रा वॉज नॉट सफिशियंट इनफ, दिस स्केलर अलजेब्रा वॉज नॉट सफिशियंट इनफ फॉर दैट, है ना। तो अभी तक की सारी बातों को समराइज करो अपने कॉपी में, खुद से लिखने की कोशिश करो जो इंपॉर्टेंट बात और हम बोले हैं, है ना। नोट डाउन करो सबको सब, फिर आगे चलते हैं आपको ये समझाने पे कि क्यों डिस्प्लेसमेंट जैसी और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए गणित अलग अलजेब्रा की जरूरत क्यों हो रही है, कैसे वो इस मास से या इस डिस्टेंस से अलग हैं, हाउ। ठीक है, और आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि करंट स्केलर क्यों है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डायरेक्शन की बात करते हैं, आखिर डिस्प्लेसमेंट में इसका क्या इंपॉर्टेंस, और क्या हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर घोषित किया कि डिस्प्लेसमेंट ने ऐसा प्रॉपर्टी शो करा कि वी हैव टू कैटेगराइज इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और क्या ये मेरे सिंपल अलजेब्रा से डिस्प्लेसमेंट का काम चल जाता, और चल जाता तो अलग अलजेब्रा की जरूरत क्यों हुई, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो अलजेब्रा आज तक हम पढ़ते आए हैं शायद उससे इसका काम नहीं चल रहा, है ना। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा वो बताओ। ऑल्दो उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है जिस पे हम लोग बात करेंगे खूब डिटेल में कैनेमेटिक्स में, बट अभी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें जो आप जानते हो, तो आप जानते हो कि 2 पॉइंट है ए और बी, और हम कैसे भी घूम के यहां से यहां आए। एनी हाउ मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है ना, और आप लोग बोलते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप लोग को यही डेफिनेशन बताया गया 9th-10th में, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट है उस पर हम लोग कैनेमेटिक्स में बात करेंगे। अभी इसी डेफिनेशन पे बात करते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा चीजों को, ठीक, कि आखिर यहाँ पे डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हम डिस्टेंस में डायरेक्शन लगा दे तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपके लेवल पे सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, उस पर बात करें।
मान लो एक आदमी 1 से 2 पे चला ऐसे, ठीक है, और मान लेते हैं 4 मीटर चला, ठीक है, फिर इसी लाइन के अलोंग 3 मीटर और चला और पॉइंट 3 पे पहुंच गया। मैंने आपसे बोला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था। अभी नहीं पता हमको वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, हम तो जो गणित जानते हैं उस पर विश्वास करते हैं, जो अलजेब्रा आज तक सीखा 9th-10th में उस पर विश्वास करते हुए काम करते हैं। तो सर यहाँ से यहाँ 4 चला, यहाँ से यहाँ चला, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो शॉर्टेस्ट तो यही होगा सर। हाँ बिल्कुल, उसी लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, बट दिखाने के लिए हम अलग जाए। तो हम पूछते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप बोलते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर है। हम बोलते हैं अच्छा ठीक ठाक तो चल रहा अपना गणित, 4 जोड़ 3 बराबर 7। हाँ सर बिल्कुल सही है। फिर दिमाग में आया तो अलग, इसको क्यों बोला गया, अब समझ में आया, ध्यान से देखिए। अगले दिन ये आदमी ऐसे ही चला 4 मीटर 1 से 2 पे, लेकिन 2 से 3 इधर ना जाके 3 मीटर इधर चला गया। यहां ठीक है सर, चला। अब हम आपसे पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या था इस पूरे जर्नी में। पहला डिस्प्लेसमेंट क्या था, 4, अरे 1 से 2 के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यही है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या था, 3। और अगर हम नेट टोटल कुल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप बोलोगे सर वो तो बाय डेफिनेशन होता है इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सही। और थोड़ा बहुत पाइथागोरस आपको आता होगा तो आप बोलोगे अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये हो जाएगा 5 मीटर, हो जाएगा ना। अपना सिंपल गणित जो था वो गड़बड़ होने लगा। देखो ना, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और जो ये उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये क्या आ गया, 4 जोड़ 3 बराबर 5। ये तो नहीं सीखा हमने, बट आ तो वही रहा। ये सीखा हमने नहीं है बट आ वही रहा। क्या आ रहा है, तो 5, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना हमको। अच्छा फिर से बात करते हैं। देखो प्लस माइनस मत लगाना, क्योंकि अभी हम आपको प्लस माइनस नहीं सिखा रहे, यानी कि अपनी तरफ से जो माइनस सर उल्टा चला तो माइनस, सीधा चला तो प्लस, इसका मतलब आपको वेक्टर आता है ना, ठीक है। तो असल में वो प्लस माइनस डायरेक्शन बता रहा होता। अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा तो वो जो प्लस माइनस लगाते थे ना आप वेलोसिटी में या डिस्प्लेसमेंट में 9th-10th के न्यूमेरिकल्स में, असल में आप वो डायरेक्शन लगा रहे थे, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे, अभी तो हम सिंपल गणित लगा रहे हैं। एक आदमी फिर चला 1 से 2 4 मीटर और फिर इसी लाइन पे वापस आ गया 3 मीटर ऐसे, यहां, ठीक। तो पहला डिस्प्लेसमेंट, अरे इसी लाइन पे आया तो वो भी ऐसे ही होगा ना कुछ। तो पहला डिस्प्लेसमेंट 4, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 3, और जो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब जो इन दोनों का जो एक इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या आया, वो तो आया 1 मीटर ऐसे। हाँ सर बिल्कुल, ये कौन सा गणित है, पहले 4 का डिस्प्लेसमेंट फिर 3 का डिस्प्लेसमेंट और ये 1 आ गया। समझ में आ रहा है। यहां डायरेक्शन बदलने से चीजें बदल रही हैं, यहां डायरेक्शन बदलने से नेट इफेक्ट बदल रहा है, इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रही है। यहां देखो ना, ये 4 और बस 3 का डायरेक्शन इधर ले गए, पहले इधर था अब इधर ले गए, नेट बदल गया। जो इफेक्ट था पहले क्या था, पहले 7 का डिस्प्लेसमेंट इधर मिलता था, अब 5 का डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर मिल रहा है।
4 और 3 का डिस्प्लेसमेंट उल्टा कर लेने से बिल्कुल अलग डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब तो 1 का मतलब डायरेक्शन बदलने से चीजें बदल रही हैं। और साथ में एक और चीज देखो, 4 में 3 जुड़ के 5 भी दे रहा है, 4 में 3 जुड़ के 7 भी दे रहा है, और 4 में 3 जुड़ के 1 भी दे रहा है। और अगर थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज है, रियलिटी की बात करें तो ये 4 और 3 जुड़ के वेक्टर में ध्यान से सुनना, ये 4 और 3 जुड़ के वेक्टर में 1 से लेके 7 के बीच में हर नंबर दे सकता है, हर वैल्यू दे सकता है। मतलब जो अलजेब्रा अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो यहां काम नहीं कर रहा। पहला पॉइंट, जो अलजेब्रा अभी तक हमने पढ़ा था वो यहां फेल हो गया। फेल हो गया ना। और साथ में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस दिखने लगा। सेम 4 और 3 है, पहला डिस्प्लेसमेंट 4 है, दूसरा 3 है, लेकिन जैसे ही 4 और 3 के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उनका नेट इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। यानी अब की बार अब हमको डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस भी दिखने लगा, जो कि मास में नहीं दिख रहा था, क्योंकि मास वेक्टर है ही नहीं। तो बाय डेफिनेशन जो डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन करा, बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जो वेक्टर का फुल डेफिनेशन मेरे पास आया वो क्या है, तो लिखो फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction and follows a special type of algebra, special type of algebra। इस अलजेब्रा को हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ब्रैकेट में लिख लो। आर कॉल्ड वेक्टर्स, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही वेक्टर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वो आपके सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा, उसके लिए अलग अलजेब्रा की जरूरत होगी। कौन सा अलजेब्रा, कैसा अलजेब्रा, उस पर बाद में बात करें। बट वो आपके सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, उसके लिए एक स्पेशल अलजेब्रा की जरूरत होती है, तब जाके वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और जब किसी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, और उसकी गणित आपके सिंपल अलजेब्रा से उसका काम चल जाता हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब बात आता है कि करंट में मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी वो स्केलर क्यों है। अब यहां तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि करंट में मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है उस पर भी चर्चा करते हैं, बट वो स्केलर होता है, क्यों। तो अभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट वो वेक्टर की तरह नहीं जुड़ता है। उसके लिए अलग से अलजेब्रा की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल मैथमेटिक्स जो आपने सीखा है अभी तक, सिंपल अलजेब्रा जो आपने सीखा है, उससे काम हो जाता है। पहले तो डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस को समझो कि मान लो इस वायर में
3 एम्पेयर करंट आया, 10th में आपने करंट पढ़ा होगा, और प्योरली चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 एम्पेयर इज बेसिकली 3 कूलम पर सेकेंड, इधर से चार्ज आ रहा है, और इधर से हम बोल देते हैं कि 4 एम्पेयर करंट है। कितना है? 4 एम्पेयर। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि पर सेकेंड 3 कूलम चार्ज आ रहा है, पर सेकेंड 4 कूलम चार्ज आ रहा है। तो अगर हम तीसरा वायर लगाएं तो इसमें से 7 कूलम पर सेकेंड चार्ज फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, यानी हम बोलेंगे कि इसमें 7 एम्पेयर करंट होगा। और सिंपल सा गणित है, 3 आया, 4 आया, 7 आया, 3 और 4 के बीच क्या एंगल है, उनके बीच के डायरेक्शन को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी रख लो, उनके बीच के एंगल को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 एम्पेयर ऐसे, 4 एम्पेयर ऐसे, अगर दोनों ही जंक्शन की तरफ आ रहा है, दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है? जंक्शन की तरफ, किसी एंगल पे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तीसरा वायर जैसे ही आएगा तो उसमें कितना करंट जाना पड़ेगा? 7 एम्पेयर। ठीक है, मतलब ये वेक्टर की तरह नहीं जुड़ रहा है। वेक्टर में क्या था? देखो, 4 और 3 ऐसे हो तो अलग रिजल्टेंट, और 4 और 3 ऐसे हो तो अलग रिजल्टेंट, है ना। 4 और 3 ऐसे होने पे 7 आ रहा था, और 4 और 3 के बीच का एंगल बदल दो तो 5 हो रहा। इसमें नहीं हो रहा, मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा। फिर बात आता है कि सर क्या इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है, इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? अगर हम बोल दें कि ये 3 एम्पेयर करंट ऐसे आया, ठीक है, देखो डायरेक्शन, लेकिन इस वायर में 4 एम्पेयर जंक्शन की तरफ ना लाके 4 एम्पेयर इधर की तरफ कर लेते हैं, बैटरी की पोलरिटी बदल दोगे, है ना। ये किसी सर्किट का हिस्सा है, तो बाय चार्ज कंजर्वेशन आप बोलोगे कि यहां पे जो वायर होगा इसमें अब 1 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा होगा, है ना। करंट का डायरेक्शन बदलने से इस वायर का करंट चेंज हुआ, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स current has both magnitude and direction, but since it does not need special type of algebra, it does not need vector algebra for its addition, it simply uses our old sweet scalar algebra, है ना। जो पुरानी गणित 4 3 जोड़ते घटाते थे, ये उसी को फॉलो करके काम चल रहा है। इनके बीच के एंगल को बदलने से कहानी नहीं बदल रही है। दैट्स वाई दिस इज स्केलर। इसलिए करंट क्या है मेरा? स्केलर। तो आई होप आपके एक पुराने सवाल का अच्छा जवाब मिल गया, ठीक है। अब हम प्रॉपर अपना पूरा का पूरा ध्यान वेक्टर की तरफ लगाते हैं और वेक्टर को सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ तक की बातों को नोट करें और अब प्रॉपर वेक्टर की स्टडी करते हैं, क्योंकि स्केलर अलजेब्रा तो बचपन से आज तक आप पढ़ते ही आ रहे, है ना। तो अब हम लोग वेक्टर की कहानी इंट्रोड्यूस करेंगे कि वेक्टर क्या है, इसको कैसे दिखाते हैं, इसका क्या अलजेब्रा है, इसकी क्या गणित है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नोट करो यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की, कि आखिर ये वेक्टर है क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम अभी तक के कहानी से इतनी बात तो समझ गए कि वेक्टर में 2 इंफॉर्मेशन होगा, पहला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और वो एक अलग तरह के अलजेब्रे को फॉलो करेगा जिसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहले तो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखाते कैसे हैं।
जैसे मास में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम लिख देते हैं m बराबर 20 kg, आदमी समझ जाता है कि हाँ भाई 20 kg का मास। बट डिस्प्लेसमेंट में दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ग्राफिकली एरो से डिनोट किया जाता है। किससे? एरो से। हिंदी में तीर बोलते हो, वेक्टर को एरो से डिनोट किया जाता है। एरो के पास भी दो कहानी, एरो के पास भी दो इंफॉर्मेशन है, एक तो एरो की लंबाई और दूसरा एरो का डायरेक्शन। इसी दोनों इंफॉर्मेशन का यूज हम लोग करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे? तो एरो का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से सुनना, एरो का जो डायरेक्शन होता है वो आपके वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एरो इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। और दूसरी बात, लेंथ ऑफ द एरो, ये जो एरो का लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता है। ध्यान से सुनना, एक दो जगह पे हमको लिखा हुआ दिखा है कि इसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल। इसका क्या मीनिंग है अभी हम समझाते हैं। प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एरो का जो लेंथ होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है समझाते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं पहले, है ना। मान लो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के केस में तो एरो का लेंथ और वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर किया जा सकता है। कैसे? तो मान लो हम बोलते हैं कि सर यहां से यहां पार्टिकल गया 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां 10 सेंटीमीटर चला, तो इसको एक 10 सेंटीमीटर के एरो से डिनोट कर दिए। हम बोले कि सर डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना। ठीक है, अच्छी बात। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, एरो का भी लेंथ है, आपने बोला दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं डिस्प्लेसमेंट के केस में। लेकिन अगर हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हम बराबर बोलते हैं तो क्या पंगा आएगा, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास एक 100 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट की तरफ, ये जानते हो ना डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मान लो आपके पास एक 100 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट की तरफ, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर है। अगर यहां पे आप बोलते हो कि एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? आप लॉजिकली सोचो ना, नहीं। तो यहां पे अगर आपको कोई बोले कि 100 न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन फोर्स है किधर की तरफ, तो टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप एक स्केल यूज करोगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करोगे और आप बोलोगे कि देखो 100 न्यूटन का फोर्स है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम 10 सेंटीमीटर के एरो से दिखा देते हैं, और ये एरो किस तरफ डायरेक्टेड है, तो ईस्ट की तरफ।
और हम यहाँ पे एक लिख देंगे स्केलिंग कि हाँ 10 सेंटीमीटर 100 न्यूटन को दिखा रहा। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी है, ना कि इक्वालिटी। बात समझ में आ रही? इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की तरफ 25 टेस्ला का, 25 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, तो आपने लिख दिया अच्छा चलो एक ऐसे एरो बना दिया, इस एरो का कुछ लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो आप बोल रहे हो कि यहां पे 5 सेंटीमीटर 25 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा। 5 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू 25 टेस्ला। अभी बोलो ना सेंटीमीटर और टेस्ला कैसे बराबर होगा, सेंटीमीटर और न्यूटन कैसे बराबर होगा? नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। अब जैसे ये 100 न्यूटन के फोर्स को दिखा रहा, ध्यान से सुनना, किस तरफ है तो ईस्ट की तरफ। तो आप जैसे ही यहां पे दूसरा एरो खींचते हो ऐसे, मान लो इसका लेंथ में आधा, इसका लेंथ में आधा नीचे की तरफ, और बोलते हो कि ये भी फोर्स को ही दिखा रहा। किसको दिखा रहा है? फोर्स को। लेकिन इसका लेंथ अगर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर मान लो। तो जिसको ये पता ना कि ये प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ एरो, वो तुरंत समझ जाएगा कि देखो भाई 10 सेंटीमीटर अगर 100 न्यूटन को दिखा रहा है तो 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन फोर्स को दिखा रहा होगा, जो कि साउथ की तरफ है। तो समझदार आदमी तुरंत बोलेगा अच्छा ये भी फोर्स है 50 न्यूटन का टुवर्ड्स साउथ। तो आई होप आपको प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वलिटी का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि हम ये बार बार क्यों बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा और एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोई दिक्कत? इसीलिए वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। कोई दिक्कत? तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, है ना, whose length is proportional to the magnitude of the vector and direction is same as the direction of vector. I hope ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। पक्का? तो नोट डाउन करो। छोटा सा लास्ट थ्योरी आपके सामने रख रहे हैं, आज के लिए काफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे ताकि आप परेशान नहीं हो। वेक्टर आपके लिए नया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आज, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि देखो मास, तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। और हम जानते हैं कि ये सब स्केलर क्वांटिटी है। जब भी मास की बात होगी या कोई क्वांटिटी m से रिप्रेजेंट किया गया, s से रिप्रेजेंट किया गया, तो हमको पता है कि इसको उसी अलजेब्रा से इसका काम चल जाएगा। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि देखो भाई अभी जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो स्केलर अलजेब्रा से नहीं जुड़ेगा, वो वेक्टर वाला अलजेब्रा फॉलो करेगा। तो कुछ तो सिंबल में डिफरेंस होना चाहिए कि जिसको देखते ही आप समझ जाओ कि देखो ये जो क्वांटिटीज हैं इस पे सिंपल अलजेब्रा लगाना है बचपन वाला, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस पे वेक्टर अलजेब्रा लगाना है। तो इसीलिए वेक्टर को के सिंबल्स को स्केलर के सिंबल से डिफरेंशिएट करने के लिए जो उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, टॉपिक लिख सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं? तो ये अल्फाबेट के ऊपर एक एरो लगा होता है छोटा सा, ठीक है।
अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा देते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी। कुछ बुक्स इसको बोल्ड में दिखाते हैं, कुछ फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ोगे तो उसमें जो वेक्टर क्वांटिटीज की चर्चा हो रही होगी तो उसको डार्क लेटर, बोल्ड लेटर में दिखाया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीका। कोई दिक्कत? तो या तो अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा होगा। अब ये मत सोचना कि ये एरो भी डायरेक्शन बता रहा है, ऐसा नहीं कि एक वेक्टर इधर जा रहा है तो इस पे एरो ऐसे लगाएंगे, कोई वेक्टर इधर नीचे की तरफ है तो उस पे एरो ऐसे, नहीं नहीं नहीं। अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंपली जैसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखा होगा, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि ये जो बी है ना वो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि ये जो v वाली क्वांटिटी है ना इसमें वो वाला अलजेब्रा लगाना है जो वेक्टर के लिए होता है ना। और कुछ बुक्स ये ऐसे बोल्ड यूज करते हैं, कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक, बट जो मॉडर्न बुक्स हैं वो एरो हेड ही यूज करते हैं, ए के ऊपर एक एरो लगा होता है या बी के ऊपर या वी के ऊपर एरो लगा होता है। बात समझ में है? पक्का? तो हम लोग भी यही फॉलो करने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो आज के लिए काफ़ी है। आई होप आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो इस लेक्चर सीरीज़ से। थैंक यू।